तीन ममालिक मुसलसल नेगोशिएट करते रहे। वो तीन ममालिक कौन से हैं? एक तो पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल साहब के बारे में कहा जा रहा है। पाकिस्तान मुसलसल इस चीज की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो थर्ड वर्ल्ड वार है उसको रोका जा सके। वो सऊदी अरेबिया में मुसलसल बैठे रहे हैं और ना सिर्फ उन्होंने सऊदी अरेबिया को इस जंग के अंदर छलांग लगाने से रोका रखा, बल्कि जीसीसी कंट्रीज जो कि गल्फ कंट्रीज है उनको भी रोके रखा कि अगर आप जंग में शामिल होंगे तो इजराइल अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा। कि इस वक्त रशिया के कई मिसाइल वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ये कहते हैं कि चाइना भी जो है मुसलसल खुल के यहाँ पे इस जंग में एंटर हो चुका है और उन्होंने भी अपने कई केमिकल ऐसे भेज दिए हैं जो मिसाइल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। मैं साजिद तारड़ फ्रॉम वाशिंगटन डीसी आज डोनाल्ड ट्रंप साहब के कल के खिताब के बारे में बात करना चाहूंगा कि आज दुनिया में क्या नया होने वाला है। कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी स्पीच के दौरान बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक पायलट जो ईरान के अंदर गिरा था उसको किस तरीके से रेस्क्यू किया है। आज दुनिया के अंदर और वाशिंगटन डीसी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बातें हो रही थी। बातें क्या हो रही थी? कुछ लोग ये कहते थे कि ये पायलट का रेस्क्यू नहीं है, ये यूरेनियम के जो जखायर थे वहां से उनको उठाने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया है। और वो इस वजह से भी है कि इतने ज्यादा इक्विपमेंट और फिर वहां से निकलते हुए दो जहाजों को तबाह किया गया जो कि बहुत कीमती थे। एक तो ये बात ये है कि ये पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, ये यूरेनियम को वहां से चोरी करने का ऑपरेशन था। उसके बाद इस वक्त कई किस्म की बातें हो रही हैं। आज रॉयटर्स जो कि बहुत बड़ा एक न्यूज आउटलेट है, उन्होंने आज एक बात का इंकशाफ किया कि कल रात को क्या हुआ है। कल रात में तीन ममालिक मुसलसल नेगोशिएट करते रहे। वो तीन ममालिक कौन से हैं? एक तो पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल साहब के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने सारी रात जाग के ना सिर्फ ईरान के साथ डायलॉग किया बल्कि उन्होंने अमेरिका के साथ भी डायलॉग किया। जेडी वाइस के साथ राब्ते में रहे, स्टीव विटकाफ के साथ राब्ते में रहे और एक प्लान उन्होंने अमेरिका को दिया। वो प्लान क्या था कि 45 दिन के लिए जंग बंदी की जाए। उसके बाद ईरान के जो मुंजमद जखायर हैं, मुंजमद असासे हैं, उनको रिलीज किया जाए और उसके बाद ईरान के ऊपर जिस वक्त सैंक्शंस हैं उनको हटाया जाए। ये तीन एक मेन उसके अंदर पॉइंट थे। दूसरे पॉइंट तो अभी सामने नहीं आए हैं। आज जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने स्पीच की तो उस वक्त कई लोग मेरी तरह के ऐसे थे जो बैठे ये सोच रहे थे कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब इस आज के खिताब के अंदर कोई एग्जिट स्ट्रेटजी दें, शायद याद हो सकता है कोई शेड्यूल सामने रखें कि जंग किस तरह बंद होगी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको नहीं किया। लेकिन जिन चीजों का इतराफ किया वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इतराफ किया कि एक थर्ड पार्टीज के साथ एंगेज है, हम डायलॉग कर रहे हैं। थर्ड पार्टी अल्टीमेटली वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान मुसलसल इस चीज की कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से जो थर्ड वर्ल्ड वार है उसको रोका जा सके। आज की तारीख तक मैं समझता हूं कि माजी में कभी किसी लीडर ने जिस तरह के फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब ने जो कुछ किया है, वो सऊदी अरेबिया में मुसलसल बैठे रहे हैं और ना सिर्फ उन्होंने सऊदी अरेबिया को इस जंग के अंदर छलांग लगाने से रोका रखा, बल्कि जीसीसी कंट्रीज जो कि गल्फ कंट्रीज है उनको भी रोके रखा कि अगर आप जंग में शामिल होंगे तो इजराइल अपने मकासद में कामयाब हो जाएगा। उसका मकसद ये है, मैंने जिस तरह पहले भी कई दफा अर्ज किया है कि इस जंग का मकसद सबसे पहले तो रजीम चेंज था। ईरान के अंदर रजीम चेंज नहीं हुई। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से कुर्द इकट्ठे किए जाएं ईरान से, सीरिया से, इराक से और उनको असला दे के उनको कहा जाए कि आप ईरान के ऊपर चढ़ाई करते हैं। जब वो भी मंसूबा कामयाब नहीं हुआ तो तीसरा मंसूबा क्या था कि जीसीसी कंट्री एक दूसरे के साथ लड़ के इतने कमजोर हो जाएं और ग्रेटर इसराइल को बना लिया जाए। ग्रेटर इसराइल का नक्शा बहुत बड़ा है जो कि सऊदी अरेबिया को भी अपने लपेट में लेता है। ये मंसूबा तीसरे नंबर पर था जिसको रोकने वाला इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक वाहिद शख्स था जो उसमें मेहनत कर रहा था, वो थे हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। अब वो वही इस एक नया मंसूबा और नया पैकेज सामने लेके आए हैं कि अभी भी टाइम है कि ईरान की जंग को रोका जा सके। या ये भी बताना चाहूंगा कि मैं उनकी सोच से एग्री करता हूं
कि बीबी नेतन्याहू ने सारी जिंदगी या 10 साल या 20 साल इसराइल नहीं रहना। अल्टीमेटली उसने चेंज होना है और उसको अपने घर के अंदर से कई किस्म की जो मुश्किलात का सामना है। उनके ऊपर करप्शन के $300 मिलियन से ज्यादा की करप्शन के चार्जेस उनके मौजूद हैं, सजा याफ्ता हैं। जूं ही सदारत से हटेंगे, अपने प्राइम मिनिस्टरशिप से हटेंगे, जेल चले जाएंगे। और उसके बाद हो सकता है इसराइल के अंदर चेंज आए और कोई ऐसा वहां पे प्राइम मिनिस्टर आए जो अपने नेबर्स के साथ पीसफुल तरीके से रहना चाहे। जायनिस्ट माइंडसेट जो है वो शुरू से पिछले 45 साल से ये चाहता था कि अमेरिका को घसीट के इस जंग में लाया जाए और आज वो अपनी बड़ी कामयाबी के साथ इस अपने मंसूबे में कामयाब रहे हैं। उसके बाद अगली बात ये अर्ज करना चाहूंगा कि नया इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। इस वक्त अगर देखा जाए, कुछ लोग आज बातें ये कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के मिसाइल जो हैं वो इस वक्त ईरान में पहुंच चुके हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस वक्त रशिया के कई मिसाइल वहां पहुंच चुके हैं। कुछ ये कहते हैं कि चाइना भी जो है मुसलसल खुल के यहां पे इस जंग में एंटर हो चुका है और उन्होंने भी अपने कई केमिकल ऐसे भेज दिए हैं जो मिसाइल्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आज जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खिताब यहां पे किया तो उन्होंने कल 8 बजे तक इस सारी चीज को एक्सटेंड किया है। आज ये भी खबर आई है कि ईरान ने जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का मंसूबा था उसको रिजेक्ट कर दिया है। वो ये नहीं चाहते कि इसको सिर्फ 45 दिन के लिए इसको मंसूबे को सीज फायर किया जाए, बल्कि क्या चाहते हैं कि परमानेंट सीज फायर किया जाए। अब ये उसमें दोनों तरफ से नेगोशिएट करके क्या हो सकता है। मेरे जैसे एक शख्स की, तो जिस तरह मैं पहले कह रहा था स्पीच से पहले भी, मैं बड़ा पुरुमीद था कि इस जंग के इस स्पीच के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को कोई एग्जिट स्ट्रेटजी देंगे। और आज भी अभी भी मैं पुरुमीद हूं कि कल 8 बजे से कल से पहले कोई ना किसी चीज के ऊपर एग्रीमेंट की हो जाएगा। एक बड़ा अच्छा सवाल है जी आज एक जर्नलिस्ट ने किया डोनाल्ड ट्रंप साहब से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या अगर आप जंग बंदी करते हैं, आप सीज फायर करते हैं या जंग बंदी करते हैं, तो क्या इजराइल भी ये करेगा या नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इजराइल अमेरिका के कंट्रोल में है या अमेरिका इजराइल के जो है वो कंट्रोल में है। ये एक बहुत बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है। इस वक्त अगर देखा जाए, जो मेरे जैसा बंदा वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, वो मैं इस चीज पे यकीन रखता हूं इजराइल अमेरिका को कंट्रोल कर रहा है। मैं इसके साथ ही जो सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा कि आज से कुछ हफ्ते पहले हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कांग्रेस के अंदर बिल्डिंग के अंदर सीढ़ियों के पास खड़े होकर कहा था कि हम इस जंग में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन हमें यह पता चला कि इजराइल जो है हमला करना चाहता है, तो हमारे पास कोई चॉइस मौजूद नहीं था। ये उसका सपोर्टिंग आर्गुमेंट। और दूसरा अगर देखा जाए कि अमेरिका के जितने यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी यहाँ पे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ के जो भी फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, वो सारे के सारे यहूदी कंट्रोल करते हैं। अगर आप यकीन नहीं करते तो इस वक्त अगर देखा जाए तो ब्लैक रॉक, एक कंपनी जो इस वक्त अमेरिका से बड़ी है, 12,000 अरब डॉलर उनकी नेटवर्थ है, उसको कंट्रोल कौन करता है? जूश कंट्रोल करते हैं। दूसरा, मैंने आज एक और आर्टिकल पढ़ा यहाँ पे जो जिसकी तकवीत ये दे रही है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए थे तो उन्होंने ग्रीनलैंड कि इस साइड पे मानरो डॉक्ट्रिन को उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी में कहा कि हम अब यूरोप को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहते, मिडिल ईस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम अपने बैकयार्ड पे तवज्जो देंगे। उसके बाद क्या है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है कि यूरोप को कौन प्रोटेक्ट करेगा और मिडिल ईस्ट में अगला चौधरी कौन होगा, ये एक सवाल है। अब वो जब चौधराहट खाली हो रही है तो इस वक्त इजराइल कोशिश कर रहा है कि उस वैक्यूम को फिल करे और मिडिल ईस्ट को रूल वो करे। ग्रेटर इजराइल का नक्शा पूरी दुनिया के ऊपर लेके मुसलमान कंट्रीज के ऊपर चढ़ दौड़े, वो काफी हद तक कामयाब है। अपने इजराइल के आसपास काफी कंट्रीज का उसने चुन चुन के सफाया कर दिया है। इराक देख लें, लीबिया देख लें, लेबनान देख लें, जॉर्डन, कोई भी देख लें आसपास, उसने कोई ऐसा कंट्री जो उसको खतरा महसूस होता था उसने चुन चुन के उसका सफाया किया है। किस तरह किया है? 2 मुल्कों में मिसाल, मैं दूसरी दुनिया में नहीं जाना चाहूंगा, दूसरी कंट्रीज के अंदर जहां डिक्टेटरशिप है, मानार्कीज हैं, जहां पे बादशाहते हैं, उनके बारे में मैं क्या बात करूंगा, मैं तो आज तक वहां नहीं रहा। मेरे पास इस वक्त पाकिस्तान और भारत की 2 मिसालें हैं जहां
सुनने वाली मेरी ज़बान समझते हैं, मैं वहीं पैदा हुआ, वहीं तालीम याफ्ता हुआ। अब उसके बारे में बात करना चाहूँगा। एक शख्स ऑक्सफोर्ड से पढ़ता है, पाकिस्तान जाता है, कहता है तब्दीली लेकर आऊँगा। एक ऐसी जमात का नाम रखता है जिसका नाम ही इंसाफ है, और वो कहता है कि मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा। जब उसको बताया जाए कि ये तुम्हारा चूरन यहां नहीं बिकेगा, तो फौरन वो पलटा खा के रियासत मदीना पे आ जाता है। एक 5 बच्चों की माँ उसको कहती है मुझसे शादी करोगे तो वजीर आजम बन जाओ। फिर उसके बाद वो औरत ही हुकूमत चलाती है। 3 पिछले वजीर आला, 2 केपीके के, एक पंजाब का, वही खातून जिसकी तालीम मैट्रिक से ज्यादा नहीं है, वही पिक करती है। आज भी सारे फैसले उस मुर्शिद पाक के, जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, वही करती है। एक तरफ सूरत हाल ये है। और उसी कौम को मौलवियों ने कहा था इंग्लिश जो है वो गोरों की जबान है, अगर इंग्लिश पढ़ोगे तो काफिर हो जाओगे, तो उन्होंने इंग्लिश से नफरत की। आज भी इंग्लिश बोलने वाला पाकिस्तान में कोई नहीं। इंग्लिश नहीं पढ़ी तो फिर मैथ भी नहीं पढ़ा। आज भी बाबे मशहूर हैं जो लोगों को तावीज दे रहे हैं, लोगों को लड़के दे रहे हैं। ये मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। दूसरी साइड पड़ोस में चलते हैं, वहां क्या हो रहा है? वहां जो चूरन बिक रहा है, एक चाय वाला कहता है कि मैंने गली के गंदे पानी से गैस बना के चाय बनाता सीखता रहा। वो कहता रहा है कि मैंने जब पाकिस्तान पे हमला किया था तो मैंने बताया था कि तुम बादलों के अंदर से जाओ, तुम्हें रडार पिक नहीं कर सके। वही कहता है कि मैं इसप्रो के साथ भी मेरे रिलेशनशिप थे बचपन से। आज वही शख्स है, उसके ऊपर मूवीज बन रही हैं। किस खूबसूरती के साथ अगले दिन उसने चाय की पत्ती पे एक मूवी बना दी है। चाय के बाग में गया है, हजारों अरबों रुपए की उसकी मार्केटिंग करता है, मूवीज बनाता है, एक पूरा पर्सोना क्रिएट किया जाता है। मैं उससे डिसएग्री नहीं करता, करना चाहिए। एक माफिया स्टाइल, एक डिक्टेटर स्टाइल हुकूमत बना रखी है। उसको पता है जजेस को किस तरह मैनेज करना है। जो चैनल उसके खिलाफ बोलता है उसको खरीद लिया जाता है। पूरा एक गैंग माफिया स्टाइल गवर्नमेंट। कोई बात नहीं। दुख मुझे इस बात का, वो कहता मैं बायोलॉजिकल तरीके से पैदा ही नहीं हुआ। कहता मैं तो मां से पैदा नहीं हुआ, मैं तो भगवान हूं। और दुनिया का एक ऐसा मुल्क जिसकी आबादी देखें तो कानों को हाथ लग जाते, उसके पीछे मुस्तकबिल देखें, मुस्तकबिल देखें। आज इस इंसान की नफरत की वजह से, इस इंसान ने नफरत की जो फसल बोई है, बांग्लादेश को वो खो चुके हैं नफरत, नेपाल को वो खो चुके हैं, पाकिस्तान उनका दुश्मन है, चाइना उनका दुश्मन है। इन कंट्रीज सबके साथ दुश्मनी। प्यार किसके साथ है? सोमनाथ के मंदिर गिराने वालों के, जो 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 चीखते हैं आज भी, उनके बच्चों से प्यार है। मौलाना मुत्तकी, मुल्ला मुत्तकी, उनके वो सगे भाई बन चुके हैं। और दूसरा प्यार किनके साथ है? जायनिस्ट, जो हजारों मील उनसे दूर है। जायनिस्ट बाप हैं और ये भाई हैं, ये सुतेले भाई। ये आपके पड़ोस में पक रहा है, तो मेरे लिए, इन दोनों मुल्कों के लिए दुआए खैर है। खुदा इनको अकल दे, और मेरे मादरे मिलत को, जो इस वक्त 5th जनरेशन वार उनके लौंडे लपाड़े यहां बाहर बैठ के कर रहे हैं, इनको हदायत दे। आज नई उनकी क्या बुनियाद है? आज नए किस चीज के ऊपर टॉपिक पे ऊपर वारदात डाल रहे हैं कि यूएई पाकिस्तान से अपने पैसे मांग रहा है। तो क्या बात है? कौन सी नई बात? पैसे लिए थे तो वापस दे रहे हैं, लेकिन वो इसके खिलाफ है। वो कहते हैं जी इनकी। फिर देखें, ये जो कई लड़के यहां अमेरिका में बैठे हैं, कुछ वॉशिंगटन डीसी, कुछ शिकागो में हैं, कहते हैं आयतुल्ला खामनाई ने अपनी वसीयत में लिखा है कि सिर्फ एतबार करना तो मुर्शिद पाक का करना, और किसी से बात ना करना। मेरी समझ से बाहर है कि इनको किस तरीके से आयतुल्ला अली खामनाई जाती दफा ईमेल करेंगे अपने वसीयत के बारे में। आए मिल के इन सब लोगों के लिए दुआ खैर करें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।